हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएकआईएस अकेडमी पटना 69th बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। हमारा यह अभ्युदय आरंभ से अंत तक 69th पीटी क्रैश कोर्स के लिए रन किया जा रहा है। आज के इस अभ्युदय सीरीज में हम अगेन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवेंट ऑफ आर्यंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। एडवेंट ऑफ आर्यंस एंड वैदिक एज। अब आर्यंस के पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो आर्यंस के अराइवल को लेके बहुत सारे एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का कहना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, किसी एक्सपर्ट का कहना है कि वो यूरोपियन टेरिटरी से इंडिया में आए थे। तो हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे थ्योरी है जो आर्यंस के अराइवल से रिलेटेड है और किसने यह थ्योरी दिया है, क्योंकि बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहती है। जैसे हम पहले बात करें सेंट्रल एशियन थ्योरी की, कि दिस थ्योरी, यह जो पोस्टुलेट है कि आखिर सेंट्रल एशिया से आए, इसका क्या एविडेंसेस है, तो उसमें हम बात करें तो आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड यूरेशियन स्टेपी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल एशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया और यूरेशियन जो स्टेपी है, जोन है, वहां से अराइव किए थे और यह थ्योरी दिया गया था मैक्स मुलर के द्वारा। यूरोपियन थ्योरी की बात करें, यूरोप इज द होमलैंड ऑफ आर्यंस बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्टडी। लिंग्विस्टिक स्टडी के बेसिस पे जो यह थ्योरी दिया गया है, यूरोपियन थ्योरी की, जो आर्यंस है वो इंडिया में यूरोप से अराइव हुए हैं और ये थ्योरी दिया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। इंडियन थ्योरी, आर्यंस वेयर इंडिजिनस टू सब कॉन्टिनेंट, डीएनए एनालिसिस ऑफ वुमेन स्केलेटन फाउंड एट राखीगढ़ी, जो कि मैंने पहले भी आपके वीडियो में बताया था कि राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है इंडिया में, और यहाँ पे एक डीएनए एनालिसिस किया गया था वुमेन के स्केलेटन का। उसके बेसिस पे यह कहा जाता है कि जो आर्यंस है वो कहीं से आए नहीं थे, वो इंडिया के इंडिजिनस पीपल है। और यह थ्योरी दिया गया था डॉक्टर समरूपानंद एंड एसी दास, गगननाथ झा एंड अदर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। आर्कटिक रीजन थ्योरी, नॉर्दर्न आर्कटिक इज द होमलैंड ऑफ आर्यंस, यह जो थ्योरी दिया गया था, दिस थ्योरी इज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। एंड द तिब्बत थ्योरी, तिब्बत इज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, यह जो थ्योरी दिया गया था कि जो आर्यंस है वो तिब्बत से अराइव हुए हैं और उनका ओरिजिनल होमलैंड जो है वो तिब्बत था, यह थ्योरी दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आप देख सकते हैं जो आर्यन का अराइवल को लेके है कि उनका होमलैंड क्या था, वो कहाँ से अराइव हुए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग इस पर अपना विचार है। तो आपको ये थ्योरीज और थ्योरी दिया किसने है, उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। आप इस मैप में देख सकते हैं कि आर्यंस का जो अराइवल का थ्योरी है कि कैसे वो हिंदकुश जोन में आए। तो कुछ का कहना है कि वो साउथ साइबेरिया से आए हैं, किसी का कहना है वो यूरोपियन स्टेपी जोन से यहाँ अराइव हुए हैं, कुछ का कहना है ईरानियन एग्रीकल्चर का जोन में वो पहले रहते थे, देन वो इंडिया के हिंदकुश जोन में अराइव हुए थे। तो ये डिफरेंट थ्योरीज है रिगार्डिंग द अराइवल ऑफ आर्यंस इन हिंदकुश जोन। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि आखिर आर्यंस आए थे तो उनका क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन था। तो अगर हम अर्ली आर्यंस की बात करें, दे वे आर बेस्ड इन एंड अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस रिवर है, जो वेस्टर्न इंडिया है, आप देख सकते हैं इस मैप में, यह जो आपको जोन दिख रहा होगा, जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के जोन है, उसी एरिया में वो अर्ली आके वहां पे बेस्ड हुए थे। दे कॉल्ड इट सप्त सिंधव और लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और इस जोन को जो आर्यंस थे वो सप्त सिंधव और लैंड ऑफ 7 रिवर्स करते थे, क्योंकि वह जो इंडस था और उसके ट्रिब्यूटरीज के जोन में ही वो रहते थे यहाँ पे। सरस्वती घग्गर हखड़ा चैनल वाज कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट रिवर, और आर्यंस के द्वारा जो सरस्वती रिवर्स थी वह उसे सबसे होलीएस्ट रिवर मानते थे। तो आप देख सकते हैं इस मैप में जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इस दौरान यह जो आपको जोन दिख रहा होगा, दिस इज द जोन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अर्ली आर्यंस, जो कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज का बेसिकली जोन है। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं अर्ली आर्यंस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, आखिर क्या उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। तो अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो मोनार्की तो प्रिवेलेंट था ही, बट मोनार्की वाज नॉट हेरिडेटरी, यह हेरिडेटरी नहीं था। वहाँ पे किंग का सिस्टम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली से वो किंग बन रहे थे, हेरिडेटरी था, मोनार्कियल सिस्टम था, बट दैट इज नॉट हेरिडेटरी। चीफ राजन वाज ऑल्सो कॉल्ड गोपति और गोपा, प्रोटेक्टर ऑफ काउस, क्योंकि इस टाइम में जो अर्ली वैदिक जो एरा था, उस टाइम में जो भी वॉर वगैरह हो रहे थे, उसका मेजर जो रीजन था वो काउस थे।
जो गाय, इसीलिए उन्हें राजन को गोपति या गोपा भी कहा जाता था, प्रोटेक्टर ऑफ काउ भी कहा जाता था। बैटल वाज कॉल्ड गविस्ती और गवशेषणा और गोसु बट नॉट स्टैंडिंग आर्मी। अब चूंकि यह जो वार किया जा रहा था इस दौरान वो काउ के लिए था, इसीलिए राजन को प्रोटेक्टर ऑफ काउ भी कहा जाता था। दैट्स वाई जो बैटल होता था उसे गविस्ती, गवसेना और गोसु कहा जाता था। लेकिन इस दौरान किंग के पास, जो राजन थे उनके पास कोई भी स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी नहीं थी। नो डॉक्ट्रिन ऑफ डिविनिटी एसोसिएटेड विद किंगशिप। और यहाँ सबसे जो मेजर था कि जो अर्लियर पीरियड थे उसमें जो किंग होते थे उसके साथ डिविनिटी का कॉन्सेप्ट आता था कि उसके पास कुछ डिवाइन पावर है। तो इस दौरान ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं था कि किंग के पास कोई डिवाइन पावर है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज, जिसके हेल्प से जो राजन थे, जो मोनार्कियल जो चीफ होते थे राजन, वो फंक्शन करते थे। तो उनके कुछ अपने पर्सनल ऑफिसर्स होते थे, जैसे उसमें मेन जो होते थे वो पुरोहित, जो प्रिस्ट थे, सेनानी द लीडर ऑफ आर्मी एंड ग्रामीणी द लीडर ऑफ विलेज। ये इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे जो कि राजन को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर बात करें, अगेन इट हैड ए पैट्रिनियल सिस्टम। यहाँ भी जो सिस्टम था पैट्रिनियल सिस्टम था। कुला फैमिली विथ द हेड ऑज कुल्पा, उसके बाद जो हायरार्की थी कुल्पा फैमिली, उसके बाद बीस होता था, और क्लान जिसे हम बोलते हैं, और जना, और लार्जेस्ट सोशल यूनिट जो होता था उसे जना कहा जाता है, जो ट्राइबल यूनिट्स होते थे। तो पहले क्या होता था, कुला फैमिली, जो सबसे हेड होते थे उसे कुल्पा कहा जाता था, फैमिली के हेड को। उसके नीचे होता था वीज और क्लान, एंड उसके जो बिलो होते थे जना और ट्राइब, जो लार्जेस्ट सोशल यूनिट होता था। ट्राइबल असेंबली की हम बात करते हैं, जो अर्ली वैदिक एरा में थे। सभा एक्सक्लूसिव बॉडी फॉर इलीट्स, जो इलीट पर्सन थे इस दौरान उनके लिए सभा जो था एक एक्सक्लूसिव बॉडी के रूप में था। समिति था जो ब्रॉड बेस्ड फॉक असेंबली था, प्रिसाइडेड बाय द राजन। अब ये समिति के जो प्रिसाइड करते थे वो राजन करते थे। विधाता जो कि एक ट्राइबल असेंबली था विथ डाइवर्स फंक्शन, एंड गना जो असेंबली और ट्रूप था, कि एक जो ट्रूप होते थे उसका एक पर्टिकुलर असेंबली होता था जिसे गना कहा जाता था। तो जो ट्राइबल असेंबली है मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। सभा जिसमें इलीट लोग रहते थे, समिति जो कि एक जो राजन के द्वारा प्रिसाइड किया जाता था, विधाता जो कि एक ट्राइबल असेंबली था, एंड गना जिसे असेंबली और ट्रूप कहा जाता था। यह एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था ड्यूरिंग अर्ली वैदिक फेज। अब हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी में अगर डिवीजन की बात करें, अगेन दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन क्लान नॉट ऑन कास्ट लाइंस, कि यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी में डिवीजन नहीं था, क्लान के बेसिस पे सोसाइटी में डिवीजन होता था। इवन द राजन एंड पुरोहित वे आर पार्ट ऑफ द क्लान नेटवर्क। और जो राजन होते थे, जो किंग होते थे जिसे चीफ भी कहा जाता था, और पुरोहित जो प्रिस्ट होते थे वो भी किसी एक पर्टिकुलर क्लान से ही बिलोंग करते थे। द ऑक्यूपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। और इस दौरान अर्ली वैदिक फेज में ये जो ऑक्यूपेशन होता था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होता था। वर्ना सिस्टम की आप बात कर लीजिए कि वर्ना और कलर वाज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल कॉल्ड दसायु और दास। इस वर्ना के बेसिस पे ही लोगों में जो वैदिक पीपल थे और जो नॉन वैदिक पीपल थे उसमें डिफरेंशिएशन किया जाता था। ऋग वैदिक सोसाइटी कैन नॉट बी देयर ऑफ कॉल्ड द टोटली इगलिटेरियन सोसाइटी। इसीलिए इस ऋग वैदिक सोसाइटी को 100% इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं कहा जाता है, एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड जेंडर। कि यहाँ पे लेबर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस में इस दौरान सोसाइटी में हायरार्कियल ऑर्डर देखने को मिलता था। इसलिए ऋग वैदिक पीरियड जो था वो टोटली इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं था। ऋग वैदिक पीपल फैमिलियर विथ स्लेवरी, और इस दौरान स्लेवरी भी प्रैक्टिस होता था। स्लेव के रूप में भी लोगों को यूज किया जाता था, खासकर जो वुमेन्स थी उनका भी यूज स्लेवरी के रूप में किया जाता था। सोशल मोबिलिटी की बात करें हम, पीपल कुड चेंज देयर प्रोफेशन एंड अब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। यहाँ पे भी था, लेकिन एक सिस्टम भले ही यहाँ पे हायरार्कियल था, सिस्टम था कि लेबर और जेंडर के बेसिस पे ऑक्यूपेशन डिवाइडेड होते थे, बट यहाँ पे जो पीपल अगर चाहते थे तो वो अपना प्रोफेशन चेंज भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की नहीं था। पोजीशन ऑफ वुमेन की हम बात करें, डिस्पाइट पैट्रियार्कल सोसाइटी की, जैसा कि हमने देखा कि पैट्रिनियल नेचर ऑफ सोसाइटी था, बट स्टिल वुमेन हैड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, वेयर एडुकेटेड एंड हैड एक्सेस टू असेंबली। जो सभा और समिति की हम बात कर रहे थे,
वहां भी वुमेन को एक्सेस था, उनके राइट थे कि वो जाके उस सभा और असेंबली को अटेंड कर सकते थे। दे हैड द चॉइस टू चूज देयर हस्बैंड, नो इंसिडेंस ऑफ सती और पर्दा, और इनके पास ये भी चॉइस था कि वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकते थे, और इस दौरान कोई भी इंसिडेंस सती सिस्टम और पर्दा सिस्टम का देखने को नहीं मिलता है। अब मैरिज की बात करें, जैसा कि जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि जो वुमेन्स थी उनके पास चॉइस था कि वो अपने हस्बैंड को चूज कर सकते थे, कोई सती सिस्टम नहीं था, पर्दा सिस्टम नहीं था। तो अर्ली वैदिक पीपल प्रैक्टिस यूजुअली मोनोगामस मैरिज, बट पॉलीगामी एंड पॉलीएंड्री आल्सो एग्जिस्टेड, कि मोस्ट ऑफ द जो मैरिज होते थे, जो प्रैक्टिस किए जाते थे, वो मोनोगामी होते था, बट ऐसा नहीं था कि पॉलीगामी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पॉलीगामी भी एग्जिस्ट करता था। एक मैरिज होता था जिसका नाम पर्टिकुलर नाम दिया जाता था लेविरेट, मैरिंग द हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, कि अगर किसी महिला का उसके हस्बैंड डेथ कर जाते थे, उसके यंगर ब्रदर से वो महिला जो थी वो मैरिज करती थी, दैट इज कॉल्ड लेविरेट, जो ऑल्सो एग्जिस्टेड। यह सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग ऋग्वैदिक फेज, अर्ली वैदिक फेज में। नियोग्य मैरिज एग्जिस्टेड भी होता था। अब नियोग्य मैरिज में क्या होता था, इट वॉज ए वेरिएंट ऑफ विडो रीमैरिज, कि यह विडो रीमैरिज का ही एक वेरिएंट था, इन विच चाइल्डलेस विडो, जो विडो होती थी, वो जो चाइल्डलेस होती थी, वो मैरिज करती थी, टेम्पररी मैरिज करती थी टू द हस्बैंड्स ब्रदर टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ताकि जो फैमिली की हायरार्की है, जो लिनेज है, वो बरकरार रख सके, कि अगर किसी महिला का हस्बैंड मर गया और उस दौरान वो चाइल्डलेस है, तो वो अपने ही हस्बैंड के जो भाई होते थे उससे शादी करते थे, ताकि जो चाइल्ड प्रोड्यूस हो सके, ताकि फैमिली कंटिन्यू बना रह सके। इसे नियोग्य मैरिज कहा जाता था ड्यूरिंग दिस फेज। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, आखिर अर्ली वैदिक एरा में क्या इकोनॉमी सिस्टम था। तो अगर हम बात करें कि हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता था, जो मेन मोड ऑफ ऑक्यूपेशन था आर्यंस का, वह पेस्टोरल इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस होता था, लेकिन एग्रीकल्चर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। जो मेजर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो पेस्टोरलिज्म था। कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, द मेजर ऑफ वेल्थ वाज कैटल, क्योंकि यह जो यहाँ पे वेल्थ को मेजरमेंट किया जाता था वो कैटल के बेसिस पे किया जाता था, और इसी कारण से यहाँ पे जो भी वार वगैरह होते थे वो कैटल के लिए होते थे, काउस के लिए स्पेशली वार होते थे। वेल्दी मैन वाज कॉल्ड गोमत, और जो वेल्दी होता था, सबसे रिच होता था उस सोसाइटी में, उसे गोमत कहा जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स की हम बात करते हैं, मेग्री एविडेंसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बहुत ज्यादा आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि इस दौरान यह जो फेज था वहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, कॉमन ओनरशिप देखने को ज्यादा मिलता है। यूनिट ऑफ करेंसी वाज निस्का, यहाँ पे अगेन एक करेंसी था यूनिट ऑफ, जिसे बोला जाता है निस्का, जिससे कि आपको एक्सचेंज वगैरह करने में यूज किया जाता था। रेवेन्यू सिस्टम की हम बात करें, नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम, की कोई एक पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। वॉलेंट्री ट्रिब्यूट, जिसे बाली भी कहा जाता था, एंड बाउंटी ओन इन अ बैटल वाज द सोर्स ऑफ इनकम, कि जो वॉलेंट्री ट्रिब्यूट दिया जाता था चीफ को, या फिर जो बाउंटी ओन किया जाता था ड्यूरिंग बैटल, वो ही मेजर सोर्स ऑफ इनकम था फॉर द किंग। प्रिस्टेशन की बात करें, गिफ्ट एक्सचेंज ऑन ग्रुप लेवल वाज एन इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऋग्वैदिक सोसाइटी, एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ कोटिसीज, वेपन, कैटल, एटीसी, कि यह अलग सोर्स था कि जो गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते थे इस ऋग्वैदिक एरा के दौरान, वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। जैसे अगर एक्सचेंज की हम बात करें तो कोटिसीज का एक्सचेंज किया जाता था, वेपन का एक्सचेंज किया जाता था, कैटल का एक्सचेंज किया जाता था, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्राफ्ट्स की अगर बात करते हैं तो चैरियट मेकिंग प्रिवेलेंट था, कारपेंट्री प्रिवेलेंट था, टैनिंग भी इस दौरान होता था। दे वे आर फैमिली विद कॉपर बट डिड नॉट यूज आयरन, लेकिन यह जो कॉपर के साथ तो फैमिलियर थे, बट इस दौरान अर्ली वैदिक में वो आयरन का यूज नहीं कर रहे थे। इट हैड ऑर्क कलर्ड पॉटरी, जो पॉटरी की यूज करते थे, जिसे OCP भी कहा जाता था, ऑर्किड कलर्ड पॉटरी। एग्रीकल्चर की जैसा कि हम जस्ट बात कर रहे थे कि यह एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था। फर्स्ट अगर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था तो वो पेस्टोरलिज्म था। शिफ्टिंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। बार्ली, यवा वाज द मेन ग्रेन, यूज वुडन प्लाउ, फाला, लंगाला एंड सिरा, जो वुडन प्लाउ का यूज करके ये खेती करते थे उसे डिफरेंट नाम से जाना जाता था, जिसे फाला,
लंगाला एंड सीरा भी कहा जाता था। जो बार्ली था वह मेजर इनका फूड ग्रेन था। अब बात करते हैं रिलीजन की। तो अगेन देयर वाज नो टेम्पल और आइडल वर्शिप। इस दौरान, इस अर्ली वैदिक फेज के दौरान कोई भी टेम्पल के एविडेंसेस आपको नहीं मिलेंगे और न ही कोई आइडल वर्शिप के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। दे प्रैक्टिस प्रिमिटिव एनिमिज्म, वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड, रेन, वाटर, एटीसी, कि वो नेचुरल वर्शिप करते थे। आइडल वर्शिप प्रिवेलेंट नहीं था, नहीं कोई टेम्पल का आपको एविडेंस देखने को मिलता है। वहां पे देखने को क्या मिलता है? प्रिमिटिव एनिमिज्म, जहां पे वो नेचर को वर्शिप करते थे, जैसे विंड को वर्शिप करते थे, वाटर का वर्शिप करते थे, रेन का वर्शिप करते थे, फायर का वर्शिप करते थे। मेल गॉड्स में अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे, इंद्र द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ वाटर, सोमा गॉड ऑफ प्लांट्स। और ये जो सोमा के बारे में आपको ऋग वेदा का जो 9th मंडल है दैट इज रिलेटेड विथ सोमा। ये क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे पूछ चुका है। यमा गॉड ऑफ डेथ, पुषान गॉड ऑफ जंगल पाथ, हर्ट्समैन एंड कैटल, विष्णु बिनोवलेंट ऑफ गॉड एंड मरुतास गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड ट्विंस कहा जाता था, ट्विन गॉड ऑफ वार एंड फर्टिलिटी, जो वार और फर्टिलिटी के गॉड होते थे। तो ये डिफरेंट मेल गॉड्स थे जो कि इस अर्ली वैदिक एरा के दौरान प्रिवेलेंट करते थे। अगर फीमेल गॉड्स की हम बात करें तो फीमेल गॉड्स में सावित्री सोलर डाइटी, अदिति गॉडेस ऑफ इटर्निटी, पृथ्वी अर्थ गॉडेस, नेत्री गॉड्स ऑफ डेथ एंड उषा गॉडेस ऑफ डॉन। ये डिफरेंट फीमेल गॉड्स थी जो अर्ली वैदिक एरा के दौरान इनका वर्शिप किया जाता था। आफ्टर दैट कुछ डेमी गॉड्स होते थे जिसे हम लोग बोलते हैं गंधर्व्स, डिवाइन म्यूजिशियन होते थे, अप्सराज मिस्ट्रेस ऑफ गॉड, विश्व देवास इंटरमीडिएट डाइटीज होते थे, एंड आर्यमान गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिज। ये डेमी गॉड्स होते थे जो 4 है मेनली आपको। गंधर्वास डिवाइन म्यूजिशियन होते थे, अप्सराज जो मिस्ट्रेस होते थे गॉड्स की वो, एंड विश्व देवास जो इंटरमीडिएट डाइटीज होते थे उन्हें विश्व देवास कहा जाता था, एंड आर्यमान को गार्जियन ऑफ कॉम्पैक्ट एंड मैरिज, उन्हें आर्यमान कहा जाता था। तो ये कुछ डेमी गॉड्स थे जो कि इस अर्ली वैदिक फेज के दौरान आपको प्रिवेलेंट थे। अब कुछ ऐसे तो इसमें ऋग्वेदा में आपको टोटल 12 मंडल्स देखने को मिलेंगे। 12 मंडल्स हैं और 1028 हाइमन्स है। बट आपको जो इम्पोर्टेंट है उसमें आपको ये कुछ मंडल्स है जो याद रखने चाहिए आपको। मंडल 1 फर्स्ट वर्ड फर्स्ट हाइमन अग्नि। मंडल 1 जो है ऋग्वेदा का उसमें आपको फर्स्ट वर्ड मिलेगा हाइमन अग्नि के बारे में। मंडल 3 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि गायत्री मंत्र जो ऋग्वेदा में प्रिवेलेंट है, वह ऋग्वेदा का जो मंडल 3 है उसमें गायत्री मंत्र आपको देखने को मिलेगा। मंडल 9 जो कि अगेन जैसा कि हमने देखा कि डिवोटेड टू सोमा, एंड मंडल 10 कंटेन पुरुष सुक्ता एंड नासदीय सुक्ता। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है 4 जो मंडल है, टोटल 12 है, इसमें से 4 आपको याद रखने चाहिए। क्वेश्चन अगर मंडल से पूछता है तो यहीं से पूछेगा बीपीएससी, जिसमें से आपको मंडल 9 के बारे में डिवोटेड जो टू सोमा वो ऑलरेडी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। अब कुछ टर्म्स है जो कि इस ऋग्वेदा में यूज किए जाते थे, वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। गोधूली टाइम के लिए, गव्युति डिस्टेंस के लिए, गोत्र किनशिप, गना लिनेज, ग्राम विलेज, गौड़ी बफेलो एंड गोगना, गेस्ट फीड ऑन द कैटल। जो गेस्ट आते थे उनको कैटल खिलाया जाता, मतलब ऐसा फीड किया जाता था, ऐसा कहा जाता है उसमें, उसे गोगना कहते थे। तो ये डिफरेंट टर्म्स है जो आपको उस टाइम में यूज किए जाते थे, उसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ले कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू सोमा, जैसा कि जस्ट हम डिस्कस भी किए हैं। तो 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू सोमा। द गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक, तो अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेदा से लिया गया है, और ऋग्वेदा का जो 3rd मंडल है, मंडल 3rd, दिस इज रिलेटेड विथ आपको गायत्री मंत्र, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी ऑलरेडी
पूछ चुका है आपसे। तो ये बेसिकली हमारा जो अभ्युदय सीरीज का आपको हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो आपको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको अभी ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।